ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया था कौन सा, कोडोन्स का। एंड आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा, तो एक बार फटाफट मैं इसको रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमने पढ़ा था यहाँ पे क्या, जेनेटिक कोडोन्स के बारे में। तो ये कोडोन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट 3 नाइट्रोजनस बेसिस का जो ग्रुप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोन्स बोलते हैं। और जो कोडोन्स है ये कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। और इसके ट्रिपलेट के बारे में सबसे पहली जानकारी जो है वो साइंटिस्ट किसने दी थी, गैमो ने दी थी। और इन्होंने इसके लिए किया था एक कैलकुलेशन जिसमें उन्होंने 4 की पावर 1 रखा, तो ये 4 आया। एंड 4 कोडोन इज नॉट सफिशिएंट टू कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड। तो उन्होंने 4 की पावर कितना किया, 2 किया, तो आंसर कितना आया 16। अगेन 16 कोडोन इज नॉट सफिशिएंट टू कोड 20 अमाइनो एसिड। फिर उसके बाद में उन्होंने 4 की पावर 3 किया, तो कितना आ गया 64। तो ज्यादा चलेंगे बट कम नहीं होने चाहिए। और इसमें से हमने पढ़ा था कि ये जो ट्रिपलेट नेचर है इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया था। तो ध्यान रखना, इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूव करने का जो क्रेडिट है वो निरेनबर्ग और मथाई को जाता है। इसको निरेनबर्ग और मथाई को ये जाएगा क्रेडिट। बट यहाँ पे 2 और साइंटिस्ट जो है, एक नाम दिया हुआ है ओक्वा और एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है यहाँ पे एक और साइंटिस्ट मिस्टर खुराना। तो हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पे ओक्वा जो थे उन्होंने सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर एक आरएनए सिंथेसाइज करने वाला एंजाइम जिसका नाम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेटेज। क्या नाम था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेटेज एंजाइम था। और खुराना ने क्या किया, इन्होंने इस आरएनए को इस एंजाइम को यूटिलाइज करके खुराना ने लेबोरेटरी में फर्स्ट टाइम आरएनए प्रिपेयर किया था। एंड जो फर्स्ट टाइम आरएनए उन्होंने प्रिपेयर किया था वो कौन सा था, पॉली यू था, जिसके अंदर सिर्फ यू 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 थे। और यहाँ पे यू कितने थे, 34 यूरेसिल थे। तो सबसे पहली फर्स्ट जो कोडोन डिस्कवर्ड हुआ था वो कौन सा था, यू यू यू। एंड सबसे पहली कोडोन डिस्कवर्ड फॉर विच अमाइनो एसिड, फिनाइल एलेनिन। तो ये सबसे पहले क्रेडिट जाएगा किसको, निरेनबर्ग और मथाई को। बाकी इसके बाद रिमेनिंग ऑल जो कोडोन्स होते हैं उनको डिस्कवर किया था किसने, मिस्टर खुराना ने, जिन्होंने यहाँ पे होमोपॉलीमर बनाया था और कोपॉलीमर भी बनाया था उस तरीके से। और इसके ऊपर बेस्ड में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो मैं आपको क्लास में सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। और इसके लिए फिर मिस्टर खुराना को क्या मिला था, यहाँ पे नोबेल प्राइज भी इनको मिला था। ये क्लियर हो गया, चलो फटाफट देखो इसको। चलो, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था ये चेकर बोर्ड के बारे में। देखो इस तरह का जब भी आप बॉक्स ड्रॉ करते हो ना, इसको हम क्या बोलते हैं, चेकर बोर्ड। एंड इसके अंदर हमने पढ़ा था यूसीएजी। यहाँ पे क्या पढ़ा था, यूसीएजी। यहाँ पे क्या होगा, यूसीएजी। तो ये इस तरह से कोडोन हम लोग बना लेते हैं 64। बट ये कौन सा कोडोन कौन से अमाइनो एसिड को कोड करेगा, तो उसके लिए हमने देखा था वाह G. This is valine, this is alanine, this is glutamic acid and this is glycine. और एक हमने यहाँ पे और देखा था सेप्टा, SPTA, सेप्टा। S for serine, P for proline, T for threonine, ठीक है। और इसमें हमने और नोटिस किया था कि यहाँ पे जो 2 कोडोन होंगे वो कौन से होते हैं, स्टॉप कोडोन होते हैं। और यहाँ पे जो एक कोडोन होगा वो कौन सा होगा, स्टॉप कोडोन। कौन कौन सा, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ठीक है। तो ये हो जाएंगे स्टॉप कोडोन। अगर इसी टेबल में मैं एक पॉइंट और अगर ऐड करूं तो ये क्या है, यहाँ पे हो जाएगा AUG
और AUG किसको कोड करेगा? AUG कोड करेगा किसको? मिथ्योनिन को। इतना क्लियर हो गया? जो टेक्निकली क्या होता है? स्टार्ट कोडोन होता है। और इसके अलावा ये हमने इतना टॉपिक पढ़ा था। इसके बाद हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि कोडोन्स आर ट्रिपलेट इन नेचर। सेकेंड पॉइंट कि ये नियरली यूनिवर्सल होते हैं, नॉट यूनिवर्सल, क्योंकि इनके कुछ एक्सेप्शन आपको मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम प्रोटोजोअन्स के अंदर। और इसके अलावा ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग। शायद ये पॉइंट मैं आपको बताना लास्ट क्लास में भूल गई थी, चलो अच्छा हुआ रिवीजन में याद आ गया। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है कि आपके पास ये नाइट्रोजनस बेसिस है, ये मैंने क्या बना रखा है? नाइट्रोजनस बेसिस बना रखी है। तो इसके अंदर हम बोलेंगे कि एट अ टाइम एक नाइट्रोजनस बेस एक कोडोन को बनाने में पार्टिसिपेट करता है। एट अ टाइम एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस एक सिंगल कोडोन को बनाने में पार्टिसिपेट करता है, तो इसको क्या बोला जाएगा? नॉन ओवरलैपिंग बोला जाएगा। अगर मान लो कि ओवरलैपिंग होता तो क्या होता? अगर ओवरलैपिंग होती तो बेटा फिर कुछ ऐसा होता, यहाँ पे ऐसा होता, फिर उसके बाद में ऐसा होता, फिर ऐसा होता, फिर ऐसा होता, फिर ऐसा होता, और फिर ऐसा होता, फिर ऐसा ऐसा। ये चीज होती है ओवरलैपिंग। बट हम बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता है। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि अगर इसके पास न्यूक्लियोटाइड का नंबर अगर 600 है, तो इससे बनने वाली प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का नंबर कितना होगा? तो 600 डिवाइड बाय 3, तो कितना हो गया? 200 अमाइनो एसिड होंगे कहां पे? इस प्रोटीन के अंदर। ये क्लियर हो गया? चलो, तो ये वाला पॉइंट एक और ऐड कर लेना कि ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इनके बीच में कोई गैप नहीं होते हैं, तो ये कॉमालेस होते हैं और इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। सो दैट्स वाई ये कंटिन्यूस नहीं, ये क्या होते हैं? कंटिग्युअस होते हैं। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कि ये कंटिग्युअस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ कि कोडोन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? श्योर होते हैं। कोडोन कैसे होते हैं? श्योर होते हैं। तो मतलब वो नॉन एम्बिगुअस होते हैं। ये टर्म भी मैं लास्ट क्लास में यूज करना भूल गई थी, नॉन एम्बिगुअस। देखो एम्बिगुअस का मतलब होता है नॉट श्योर, मतलब एम्बिगुअस का मतलब होता है डाउट। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? डाउट। बट कोडोन कैसे होते हैं? श्योर होते हैं, इनको कोई चीज का डाउट नहीं होता है, तो इसको बोला जाएगा नॉन एम्बिगुअस। मतलब ये पंक्चुएशन होता है इसके अंदर। क्या मिलेगा? पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन को ही हम लोग एक और टर्म देते हैं, क्या? नॉन एम्बिगुअस। क्योंकि इन कोडोन्स को पता होता है बेटा कि इनको कौन से अमाइनो एसिड को कोड करना है। एंड द लास्ट पॉइंट, इसके अंदर आपको मिलेगी डीजेनरेसी। देखो अमाइनो एसिड हमारे पास 20 टाइप के हैं, बट इसको कोडोन कितने हो जाएंगे? 64 टाइप के। तो ऑब्वियसली फिर कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होंगे ना जिनको एक से ज्यादा कोडोन कोड करेंगे, है ना? तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डीजेनरेसी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि नॉन डीजेनरेट कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, तो मिथियोनिन और ट्रिप्टोफान जो होते हैं नॉन डीजेनरेसी शो करते हैं, क्योंकि उनको कोड करने वाले सिंगल कोडोन होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें हो सकता है कि किसी के लिए सिंगल कोडोन हो, और वो आपको मिलेगा कौन? मिथियोनिन और ट्रिप्टोफान। अब हो सकता है कि किसी के लिए 2 कोडोन्स होते हैं, फिर किसी के लिए 3 कोडोन्स भी हो सकते हैं। जैसे इसमें पूरी टेबल के अंदर सिर्फ एक आता है अमाइनो एसिड आइसोल्यूसिन, एंड आइसोल्यूसिन के लिए सिर्फ कोडोन कितने होते हैं? 3 होते हैं। और किसी के लिए 4 कोडोन्स भी हो सकते हैं, लाइक वैलिन के लिए 4 कोडोन है, एरिलीन के लिए 4 होते हैं, ग्लाइसिन के लिए 4 होते हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है इसमें। बट आप लोग जब इस टेबल को ध्यान से जब आपने देखा होगा तो कोई भी ऐसा अमाइनो एसिड नहीं था जिसके लिए 5 कोडोन होते।
ऐसा कभी पॉसिबल नहीं था कि एक अमाइनो एसिड के लिए 5 कोडोन होंगे। वो या तो 1 होगा या 2 होगा, 3, 4 होगा, 6 होगा। जैसे हमने पढ़ा था कि 6 कोडोन्स किसके होते हैं, तो इसमें हमने पढ़ा था लास, तो लास में आ जाएगा ल्यूसीन, आर्जिनिन और क्या, सेरीन। तो इसी टेबल के अंदर अगर मैं कुछ चीजें और ऐड करूं, क्या ऐड करूं, कुछ और, तो ये आपको दिखाई दे रहा है मेथियोनिन। तो मेथियोनिन बनाने के बाद तो टोटल यहाँ पे 4 कोडोन्स होते हैं ना, तो 4 में से एक मेथियोनिन हो गया, तो बाकी कितने बचे, बाकी यहाँ पे बच जाएंगे 3। तो बताओ 3 कोडोन किसके लिए होते हैं, आइसोल्यूसिन के लिए। तो यहाँ पे कौन आएगा, आइसोल्यूसिन आएगा। और आइसोल्यूसिन इज आइसोमर ऑफ ल्यूसिन। तो जहां आपने आइसोल्यूसिन लिखा है ना, तो जस्ट इसके ऊपर कौन आता है, ल्यूसिन आता है। पर अभी हमने पढ़ा था कि ल्यूसिन के लिए कोडोन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 4 ये वाले हो गए और 2 ऊपर वाले और काउंट कर लो, तो ये 6 कोडोन किसके हो जाएंगे, ये 6 कोडोन यहाँ पे हो जाएंगे किसके, ल्यूसिन के। तो आप इस टेबल को ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। चलो बताओ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। तो ये मैं 2 पॉइंट आपको बताना भूल गई थी, एक नॉन ओवरलैपिंग टर्म में यूज करना भूल गई थी, तो वो आप ऐड कर लेना, पॉइंट एक और जिसको हमने पंक्चुएशन बोला था ना, तो पंक्चुएशन का एग्जैक्टली मतलब भी क्या होता है, हाँ, कि वो नॉन एम्बिगुअस होते हैं, मतलब वो कोडोन्स जो होते हैं वो श्योर होते हैं कि उनको जिंदगी में कोई और पसंद नहीं आएगा, हमें सिर्फ यही अमाइनो एसिड चाहिए और कोई नहीं चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये बड़े लॉयल होते हैं, कौन, कोडोन्स। तो इस तरीके से बताओ इसको रिवाइज करने में कितना टाइम लगा, पर देखो इसके बाद आपको कितनी शांति मिल जाती है कि हाँ मैंने जो टॉपिक पढ़ा था वो मेरा हो गया पूरा तैयार, है ना। अब इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रांसलेशन। तो अब इस चैप्टर के अंदर एक ट्रांसलेशन बचा है, एक ओपेरॉन बचा हुआ है और एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बचा हुआ है। बाकी ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको जीन के अंदर ऑलरेडी बता दिया था। तो ट्रांसलेशन में ध्यान रखना, प्रोटीन नहीं बनता है, ट्रांसलेशन के अंदर क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती है। कभी भी पूरा प्रोटीन एक सिंगल एमआरएनए से फॉर्म नहीं होता है, दिस इज ट्रांसलेशन। अब अगर तुम्हें मैं ट्रांसलेशन की अगर साइट के बारे में पूछूं कि ट्रांसलेशन होता कहां पे, ट्रांसलेशन होता कहां पे, तो आप बोलोगे कि ट्रांसलेशन के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है, राइबोसोम होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां राइबोसोम होंगे वहां पे ट्रांसलेशन होगा। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर, और अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स के अंदर, ये ट्रांसलेशन का साइट क्या होगा, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 70S राइबोसोम और वो प्रेजेंट होते हैं इन साइटोप्लाज्म। तो इसका मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है ना। और यूकैरियोट्स के अंदर कौन से होते हैं, 80S राइबोसोम। बट यूकैरियोट्स के अंदर मैं आपको आप बताऊंगी कि 4 जगह पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो कौन, तो शायद आपने यूकैरियोटिक सेल अगर पढ़ा होगा, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पढ़ा होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इनके पास राइबोसोम होते हैं कौन से, तो माइटोकॉन्ड्रिया, और क्लोरोप्लास्ट के पास होते हैं 70S राइबोसोम, ठीक है। और एक आपने पढ़ा था साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं 80S राइबोसोम, और इसके अलावा हमारे पास होता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनके पास यहाँ पे होते हैं 80S राइबोसोम। तो इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको 4 डिफरेंट साइट्स मिलेगी जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म और RER। और नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि RER में कौन से राइबोसोम होते हैं, तो RER में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 80S राइबोसोम होते हैं। ये क्लियर हो गया। तो ये तो हमने बात कर ली किसके बारे में, साइट के बारे में। अब हम क्या बोलते हैं
कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, पॉलीपेप्टाइड चेन, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं कि डिक्टेट, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, डिक्टेट बाय डीएनए बट ट्रांसलेट बाय एमआरएनए, डिक्टेट बाय डीएनए एंड ट्रांसलेट बाय एमआरएनए। क्या ऐसा कहना गलत है? ठीक है, तो ये वर्ड भी एनसीईआरटी में यूज हुआ है। क्लियर? और जहां पे ट्रांसलेशन शुरू हुआ है बेटा, वहीं पे राइबोसोम, आरआरएनए के बारे में भी लिखा हुआ है कि राइबोसोम जो होता है वो आरआरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। और उसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि राइबोसोम को बनाने के अंदर अराउंड 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन पार्टिसिपेट करती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसलेशन के बारे में। तो मैं पहले आपको क्लास 11th में ले जाती हूँ। तो क्लास 11th के अंदर आप लोगों ने अमाइनो एसिड के बीच में बनाए होंगे बॉन्ड। तो क्या मुझे बता सकते हो कि ये बॉन्ड आपने कैसे फॉर्म किए थे? जैसे मैंने ये एक अमाइनो एसिड बना दिया। अमाइनो एसिड क्या होते हैं? जिनके अंदर एक अमाइनो ग्रुप होता है और एसिड ग्रुप होता है। उन सारे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड बोलते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये R1 बना दिया, ये R2 बना दिया। मीन्स ये कोई फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ये कोई सेकेंड अमाइनो एसिड है। बहुत टाइम है, तो टाइम पास करने के लिए एक और यहाँ पे बना देते हैं अमाइनो एसिड। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 4 अमाइनो एसिड नहीं बनाए हैं, 3 बनाए हैं। ठीक है, अब देखो क्लास 11th के अंदर हम पढ़ते थे कि ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से क्या हट गया? OH हट गया। और NH2 ग्रुप में से एक H हट गया। क्या बोला मैंने? यहां से OH हटा, यहां से H हटा, तो मिलके क्या बन गया? H2O। तो ये हटने के बाद ये बॉन्ड कैसा बन जाएगा? देखो, ये C डबल बॉन्ड O, यहां से क्या रिमूव हो गया? यहां से रिमूव हो गया OH। और यहाँ पे इस नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन कितने? 2 है ना, तो यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ये क्या बन गया? NH बन गया। अब इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई? खाली। अब खाली वैलेंसी जो है वो आपस में बाइंड हो जाएगी। और जब बाइंड होगी तो ये वाला जो बॉन्ड होता है इसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। वापस देखो, क्या बोला मैंने? यहां से क्या हटेगा? यहां से OH हटेगा, तो इस कार्बन की वैलेंसी हो गई खाली। नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे, तो यहां से एक H हटेगा, तो इसकी वैलेंसी भी हो गई खाली। और खाली वैलेंसी जो है वो बॉन्ड बना देगा। तो ये वाला बॉन्ड क्या होता है? दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। तो अमाइनो एसिड के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो हम बोलेंगे कि इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है अमाइनो के साथ में अटैच होता है। या फिर अगर हम बोले तो इसका अमाइनो जो ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ में क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। और ये रिएक्शन एक डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? टेक्निकली वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। कौन समझ रहा है? पक्का? अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखना, अगर मान लो कि ये हमने एक अमाइनो एसिड की एक लंबी सी चेन बना दी, तो आपने क्या नोटिस किया है कि अमाइनो एसिड के अंदर यहाँ पे एक NH2 ग्रुप होता है और COH ग्रुप होता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, बट H ग्रुप और R ग्रुप का पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, मतलब अमाइनो एसिड के अंदर जो नाइट्रोजन होता है NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, बट H ग्रुप और R ग्रुप जो है वो कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसमें फर्स्ट अमाइनो एसिड को अगर ध्यान से देखूं, कैसे देखो? गौर से देखो, ध्यान से देखो, तो उसमें मैंने ये चीज नोटिस की है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, बट इसका
NH2 ग्रुप अभी भी फ्री है। तो इसका मतलब जब प्रोटीन की चेन होती है तो उसमें NH2 ग्रुप जो होता है फ्री होता है। भाई जैसे हमने डीएनए के अंदर 5 एंड 3 एंड पढ़ा था, तो आपने बोला था कि 5 एंड पे फॉस्फेट फ्री होता है, 3 एंड पे OH फ्री होता है। बिल्कुल वैसे ही इस प्रोटीन के अंदर स्टार्टिंग वाला जो एंड होगा वहां पे NH2 बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो फ्री है, और ऐसे ही लास्ट वाले अमाइनो एसिड का NH2 तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर चुका है, बट इसका CO ग्रुप अभी भी फ्री है। तो इस चीज से मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि बेटा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसका फॉर्मेशन जो है वो हमेशा होता है N2C डायरेक्शन के अंदर। कौन से डायरेक्शन में? N2C डायरेक्शन के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे एक सिंथेसिस का डायरेक्शन लिखने जा रही हूँ, सिंथेसिस का डायरेक्शन लिखने जा रही हूँ। तो डीएनए का सिंथेसिस कौन से एंड से होता है? 5 एंड टू 3 एंड। एंड आरएनए का फॉर्मेशन भी कौन से एंड से होगा? तो ये भी होता है क्या? 5 एंड टू 3 एंड। बट जब मैं बात करूं प्रोटीन के बारे में या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में, तो इसका सिंथेसिस होगा N' टू 3', सॉरी डैश नहीं, N2C डायरेक्शन के अंदर। समझ आ गया पॉइंट? पक्का? तो ये पॉइंट आपने क्लास 11th में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं, बट फिर भी आप इसको नोट डाउन कर लो जिनको ये चीज नहीं पता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि सपोज करो कि सेल में से अगर मैं सारे राइबोसोम को हटा दूं, तो क्या बताइए वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा या नहीं? मतलब सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी अमाइनो एसिड तो प्रेजेंट होते ही है, तो क्या मुझे बताओ वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा क्या? यस। देखो ये हमारे पास जो सेल होती है ना, तो इस सेल के अंदर ये होते हैं अमाइनो एसिड, और ये अमाइनो एसिड जो है, अगेन मैंने बोला था बेटा कि इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो इसके NH2 ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करने से इनके बीच में बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब यहाँ पे इनके बीच में क्या बनता जा रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो फिर राइबोसोम की जरूरत क्या है? बेटा इस चेन को बनने में लग जाते हैं महीने, मंथ, बट हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर विद इन सेकेंड जो है प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है। तो एक मंथ को सेकेंड में कन्वर्ट कौन कर सकता है? मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, और ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम किसका होता है? एंजाइम का। और हमने पढ़ा था कि ये एंजाइम जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम पे। तो राइबोसोम अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो उसके अंदर हमने देखा था 23S, और यूकैरियोट्स के अंदर हमने देखा था 28S। समझ आ गया? सो बेसिकली ये क्या होते हैं? एंजाइमेटिक एक्टिविटी होने की वजह से यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस क्या होगा? मंथ से सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा स्पीडअप हो जाएगी। समझ आ गया? एक राइबोसोम का ये काम होता है। दूसरा, अगर मान लो कि यहाँ पे राइबोसोम अगर नहीं होगा तो mRNA भी बाइंड नहीं होगा, और विदाउट mRNA जब यहाँ प्रोटीन बनेगी तो उसमें अमाइनो एसिड कोई भी आके बाइंड हो सकता है। तो वहां पे जो प्रोटीन बनेगी उसमें जो सीक्वेंस होगा वो रैंडम होगा, कि रैंडमली कोई भी अमाइनो एसिड आके बाइंड हो रहा है। पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, तो ये कारण होता है राइबोसोम का सेल के अंदर होने का। एक तो इसका रीजन हो गया क्या? कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा, और दूसरा होता है कि अगर राइबोसोम होगा तो mRNA बाइंड होगा, और जब mRNA बाइंड होगा तो ये जो अमाइनो एसिड होते हैं ये बहुत ही स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर ऐड होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा, जो मैंने आपको समझा दिया। ये भी क्लियर हो गया? देखो अभी ट्रांसलेशन शुरू नहीं हुआ है, अभी ट्रांसलेशन शुरू नहीं हुआ है। तो ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले हमें, मतलब ट्रांसलेशन में हमें जरूरत क्या होती है? तो हमें जरूरत होती है एक mRNA की, तो वो तो चलो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बना लिया था।
लास्ट टू लास्ट क्लास में हम लोग mRNA बना चुके थे, और उसके बाद हमने राइबोसोम की 30S और 50S सब यूनिट में बना चुके थे। सुनो, आपकी क्लास 11th के अंदर जो ट्रांसलेशन का जो टॉपिक दिया हुआ है वो एक्चुअली प्रोकैरियोट्स का है। यूकैरियोटिक जो ट्रांसलेशन है वो आप लोग MBBS के अंदर पढ़ोगे, यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल चीजें पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन एंड प्रोकैरियोटिक DNA रेप्लिकेशन था, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन था एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन पढ़ेंगे हम। क्लियर? तो ये भी हमारे पास तैयार था, बट हमारे पास ये तैयार नहीं है बेटा, tRNA के साथ में जो है अमाइनो एसिड अभी बाइंड नहीं है। तो ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले हमें इन अमाइनो एसिड को tRNA के साथ क्या करना होगा, बाइंड करना होगा। उसके बाद हमारा प्रोसेस शुरू होगा कौन सा, ट्रांसलेशन का। तो ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, tRNA के साथ अमाइनो एसिड को बाइंड करेंगे। तो देखो कैसे बाइंड करते हैं, यहाँ पे बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड विद tRNA। तो नेक्स्ट, बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड विद tRNA। तो ये हमारे पास कौन है, tRNA हो गया। ये tRNA का कौन सा प्राइम है, 3 प्राइम हो गया, और ये कौन सा प्राइम हो गया, 5 प्राइम हो गया। और हमने DNA हो या चाहे RNA हो, हमने हमेशा पढ़ा था कि 3 प्राइम पे क्या प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको बस याद रखना। तो ये जो tRNA है ना, ये इसका क्या है, 3 प्राइम है। अब मान लो कि यहाँ पे ये क्या होते हैं, एंटीकोडोन होते हैं, और यहाँ पे एंटीकोडोन जो है वो है UAC। तो UAC एंटीकोडोन कौन से अमाइनो एसिड को कोड करेगा बेटा? अगर एंटीकोडोन UAC है तो कोडोन क्या हो जाएगा, कोडोन हो जाएगा AUG, और AUG किसको कोड करता है, AUG कोड करेगा मिथ्योनिन को। तो टेक्निकली इस tRNA के साथ जो है यहाँ पे क्या बाइंड होना चाहिए, इस tRNA के साथ जो है मिथ्योनिन बाइंड होना चाहिए। कौन बाइंड होना चाहिए, मिथ्योनिन। चलो, ये हमारे पास अमाइनो एसिड हो गया कौन सा, मिथ्योनिन। पर मिथ्योनिन अमाइनो एसिड जो है वो tRNA को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था बेटा कि इन अमाइनो एसिड के पास कोई भी ऐसा सीक्वेंस नहीं होता है, कोई भी ऐसा स्पेसिफिक पार्ट नहीं होता है जो tRNA को या mRNA को रिकॉग्नाइज कर ले। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अमाइनो एसिड को इस tRNA के साथ बाइंड करवाने के लिए हमें एक इंटरमीडिएट की जरूरत पड़ेगी, है ना। मतलब एक सही tRNA के साथ एक सही अमाइनो एसिड बाइंड होना चाहिए। ये डिसाइड करता है कौन, एक एंजाइम। कौन डिसाइड करेगा, एंजाइम, ठीक है। तो इस एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे एक एंजाइम भी आएगा। दूसरी चीज, ये अमाइनो एसिड जो है वो कभी भी tRNA के साथ डायरेक्टली बाइंड नहीं हो सकते हैं। तो पहले आप इस अमाइनो एसिड का क्या करना होगा, एक्टिवेशन। क्या करना होगा, तो पहला स्टेप आएगा हमारा कौन सा, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। क्या आएगा पहला स्टेप, पहला आ जाएगा यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स का एक्टिवेशन करना है तो ये ए क्या लिखा है मैंने, ए लिखा है मैंने, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ओ सॉरी, ये वाला लिखा है मैंने अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड के एक्टिवेशन के लिए बेटा पैसा तो खर्च होगा, मतलब लिविंग बीइंग का पैसा क्या है, एटीपी, और यहाँ पे एटीपी का खर्चा होता है। और साथ में इस कैटालिटिक इस स्टेप को परफॉर्म करेगा कौन, एक एंजाइम। कौन, एंजाइम। और इसके बाद ये सारी चीजें मिलके यहां से एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, अमीनो एसाइल EMP, अमीनो एसाइल EMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स। मतलब ये पूरा एक क्या तैयार हो गया, ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन चुका है।
वैसे तो हम बोलते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो कैटालिटिक रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट तो करते हैं, बट रिएक्शन के बाद कैटलिस्ट जो होते हैं वो बच जाते हैं। पर यहाँ पे ये बचा नहीं है, ये एंजाइम इसी स्टेप का एक पार्ट बन चुका है, कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा बन चुका है, मतलब वो कंज्यूम हो रहा है। ये एंजाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। ये कौन है, एटीपी, यहाँ कौन है, एएमपी। तो बचा कौन, यहां से 2 फॉस्फेट जो है वो बाहर निकल जाएंगे, एंड 2 फॉस्फेट को, डाइफॉस्फेट को बोला जाएगा इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट। क्या बोलेंगे इसको, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट इसको कहा जाता है। अब ये हमारे जो अमाइनो एसिड होते हैं ना, इनको बोलते हैं हम लोग एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। क्या बोलेंगे इनको, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। और इन अमाइनो एसिड को अब रिकॉग्नाइज करेगा कौन, टीआरएनए। सो टेक्निकली मैं आपको एक टॉप सीक्रेट बता देती हूँ। तो ये जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम एक तरफ रिकॉग्नाइज करता है अमाइनो एसिड को, और यही एंजाइम एक तरफ रिकॉग्नाइज करता है टीआरएनए को। और जब इस एंजाइम को लगता है कि मेरे पास एक ऐसा अमाइनो एसिड है तो मेरे पास एक ऐसा ही टीआरएनए होना चाहिए, तो वो उस अमाइनो एसिड को टीआरएनए पे लोड कर देता है, एंड लोडिंग करने के बाद उसका काम खत्म हो जाता है, फिर वो जनाब वहां से निकल जाते हैं। तो अब ये वाला जो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड होगा, ये अब क्या होगा, टीआरएनए को रिकॉग्नाइज करेगा। तो इसमें मुझे बताओ, टीआरएनए को टेक्निकली कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है, टीआरएनए को टेक्निकली यहाँ पे ये एंजाइम जो है ना, ये रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये एंजाइम जो है ये रिकॉग्नाइज कर रहा है टीआरएनए को। बताओ, तो टीआरएनए का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था एक तो टी साइंसी लूप, डीएचओ लूप और एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप का काम होता है कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज करना। टी साइंसी लूप होता है टीआरएनए को राइबोसोम के साथ बाइंड करवाना। बट हमने एक पढ़ा था डीएचओ लूप, मैंने बताया था कि वो चीज मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। तो ये जो डीएचओ लूप होता है, ये डीएचओ लूप यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा इस एंजाइम को, ठीक है। तो इसको रिकॉग्नाइज करने के बाद ये हमारे पास टीआरएनए हो गया, ये इसका 3 प्राइम हो गया, और यहाँ पे ये जो अमाइनो एसिड है ये बाइंड हो जाएगा, और बाइंड होने के बाद एएमपी का काम खत्म और इस एंजाइम का भी काम खत्म, तो ये यहां से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से ये हमारे पास जो टीआरएनए बनेगा, दिस इज चार्ज्ड टीआरएनए, क्योंकि इसके ऊपर सामान हमने चढ़ा दिया है या फिर सामान की लोडिंग कर दी गई है, तो ये हो जाएगा लोडेड टीआरएनए। तो लोडेड टीआरएनए या फिर चार्ज टीआरएनए, या फिर हम बोलेंगे कि इसके साथ में अमाइनो एसिड बाइंड है, दैट्स वाई इसको बोला जाएगा अमीनो एसाइल टीआरएनए। क्या बोला जाएगा इसको, अमीनो एसाइल टीआरएनए। तो अमीनो एसाइल टीआरएनए बनाने वाला एंजाइम अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। समझ आ गया। तो इस एंजाइम का नाम क्या है, कहां लिखो, यहां लिख देते। तो इस एंजाइम का नाम बोलो, अमीनो एसाइल टीआरएनए को सिंथेसाइज करने वाला अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। और आपको एक चीज बताओ, एक्चुअली ये एंजाइम जो होते हैं ना, ये वेरी वेरी स्पेसिफिक होते हैं, वेरी वेरी स्पेसिफिक। और ये होते हैं 20 टाइप्स के। कितने, 20 टाइप्स के। और यही रीजन है बेटा कि एक प्रोटीन के अंदर यहाँ पे 20 टाइप के अमाइनो एसिड ही ऐड हो पाते हैं, क्योंकि ये एंजाइम खुद 20 टाइप के हैं। तो ये 20 टाइप के ही अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो टीआरएनए के साथ में 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड ही बाइंड होंगे। और जैसा टीआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड बाइंड होगा, तो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड भी कौन लेके जाता है, टीआरएनए, है ना। तो प्रोटीन के अंदर 20 टाइप के अमाइनो एसिड को डिसाइड कौन करता है,
तो ध्यान रखना, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। समझ आ गया? तो ये हमने पढ़ा है क्या, दूसरा स्टेप, अमीनो एसाइलेशन, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ये सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, तो देखो इधर वापस हमने क्या करना था, इन अमाइनो एसिड को बाइंड करना था टीआरएनए के साथ, बट अमाइनो एसिड जो होते हैं वो टीआरएनए के साथ कभी भी डायरेक्टली बाइंड नहीं होते हैं। तो पहले हमें अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन करना होगा। तो एक्टिवेशन करने के लिए हमें एटीपी की जरूरत होगी, और ये पूरा प्रोसेस एक एंजाइम गवर्न करता है। ठीक है, और ये एंजाइम पहले स्टेप के अंदर इसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट बन जाता है। तो ये बन जाएगा अमीनो एसाइल ईएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। दिस इज एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। और ये जो एंजाइम होता है इस टीआरएनए के अंदर जो डीएचओ लूप होता है उसको रिकॉग्नाइज करेगा। जब इस डीएचओ लूप को लगेगा, मतलब सॉरी, इस एंजाइम को जब लगेगा कि मेरे पास ये बड़ा एंटीकोडोन है, तो इसी एंटीकोडोन के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वैसा एक एमाइनो एसिड जो है वो लोड कर देगा। ठीक है, तो लोडिंग के बाद जो है यहाँ से ईएमपी और एंजाइम दोनों बाहर निकल जाएंगे, और ये हमारे पास बन गया चार्ज टीआरएनए। ठीक है, अब इस पार्ट को मैं जो है बिल्कुल अलग से समझा रही हूँ कि ये चार्जिंग कैसे हुई है। तो देखो इस पॉइंट को मैं अलग से समझा देती हूँ। एक सेकेंड रुक जाएगी तब, एक सेकेंड ना। तो हम लोग कहाँ पे थे, एक्चुअली मैं आपको ये बताने वाली थी कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये कैसे बाइंड होता है, इसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो देखो जो टीआरएनए होता है, इस टीआरएनए के ऊपर होता है क्या, ओएच ग्रुप। क्या प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप। अब जब हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर यहां पे होता है एक NH2 ग्रुप, और एक होता है H ग्रुप, और एक होता है R ग्रुप। पिछली यहाँ पे होता है H ग्रुप, और यहाँ पे होता है NH2 ग्रुप। सो बेसिकली अब क्या होगा, तो ये टीआरएनए के साथ कैसे बाइंड होगा, तो यहां से क्या हटा, OH हटा, और सॉरी यहां से क्या हट गया, यहां से H हट गया, और यहां से क्या हट गया, OH हट गया। तो इस तरीके से ये बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच। मैं अगेन एक्सप्लेन करती हूँ, वापस अच्छे से डायग्राम बनाते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है नहीं थोड़ा ढंग का। ठीक है, तो इस डायग्राम को मैं यहां बना देती हूँ। ठीक है, देखो कैसे, ये हमारे पास टीआरएनए हो गया, ये 3 प्राइम में, 3 प्राइम पे हमने देखा था क्या होता है, OH ग्रुप होता है। और यहाँ पे अमाइनो एसिड को मैं बना रही हूँ कौन से कलर से, ब्लू कलर से। तो ये C अल्फा COOH हो गया, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे R ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, NH2 ग्रुप। तो जब यहाँ पे रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ से H हटेगा, यहाँ से OH हटेगा। तो जब आप मॉड्यूल पढ़ोगे तो मॉड्यूल के अंदर ये लाइन लिखी हुई है बेटा। तो यहाँ पे 3 प्राइम पे यहाँ क्या बचा, O बच गया, और यहाँ से ये क्या बचा, यहाँ से इसमें CO बच गया। इसको मैं C डबल बॉन्ड O ऐसे लिखू, फिर ये C अल्फा हो गया, H हो गया, NH2 हो गया, और ये वाला हो जाएगा R ग्रुप। तो इस तरीके से ये वाला जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को बोला जाएगा SI बॉन्ड। केमिस्ट्री पढ़ी है ना, तो वैसे तो ये COO क्या होता है, एस्टर बॉन्ड होता है, बट इस बॉन्ड को मैं क्या बोलूंगी, एस्टर बॉन्ड या फिर SI बॉन्ड। तो ध्यान रखिएगा कि टीआरएनए जो है और अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सा होता है, SI बॉन्ड होता है या फिर एस्टर बॉन्ड होता है। सो दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं अमीनो एसाइल। मैं टर्म क्या यूज कर रही हूँ, अमीनो एसाइल टीआरएनए, बिकॉज इनके बीच में बॉन्डिंग भी कौन सी है, एसाइल बॉन्डिंग है। इतना क्लियर हो गया। तो ये कहानी थी ट्रांसलेशन से पहले का फ्रेमवर्क। ठीक है, अब इसके बाद हम शुरू करेंगे ट्रांसलेशन। एंड ट्रांसलेशन के अंदर मैं आपको 3 स्टेप पढ़ाऊंगी, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो देखिए आप लोग, ये वीडियो मैं यही रोक रही हूँ। ठीक है, तो इसको आप
बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि ये मैंने सारी चीजें आपको क्या एक्सप्लेन की है। उसके बाद हम शुरू करते हैं ट्रांसलेशन का एक्चुअल प्रोसेस। ठीक है, चलो नोट डाउन करो।